नमस्कार, ये है आवाज एट 9 और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। आगे बढ़े उससे पहले इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस। प्रधानमंत्री को सुझाव देने के लिए बनी सचिवों के 8 ग्रुप एक्शन में पहले ग्रुप ने पीएम को दिया प्रेजेंटेशन। ग्रोथ के पहिया हुआ पंचर, नवंबर में आईपी ग्रोथ हुई -3.2%, महंगाई में भी बढ़त। कॉर्पोरेट इंडिया के लिए भी बुरी खबर, टीसीएस के खराब नतीजों से रिजल्ट सीजन का आगाज, डॉलर आय से निराशा, लगातार छठी तिमाही कमजोर। बाजार का भी बुरा हाल, इंट्राडे में निफ्टी ने तोड़ा 7,500 का अहम स्तर, सेंसेक्स भी पहुंचा 20 महीने के निचले स्तर पर। बजट में नशे पर नकेल कसने की तैयारी, सोशल ग्रुप की एफएम से मुलाकात में तंबाकू पर टैक्स बढ़ाने की मांग, बैंक दिग्गजों से भी मिले वित्त मंत्री। शॉपक्लू पर खरीदारी का बम्पर मौका, मेगा सेल में ₹1 में मिल रही हैं कई चीजें, रात 12 बजे तक जारी रहेगी सेल। और मर्सिडीज ने उतारी अपनी 86 लाख की शानदार कार, क्या है खासियत बताएंगे बुलेटिन में आगे। इकोनॉमी, बाजार, कमोडिटी सभी के लिए खतरे की घंटियां बज रही हैं। ग्रोथ की उम्मीदों को आज डबल झटका लगा है। नवंबर में आईआईपी ग्रोथ -3.2% रह गई है। इधर लगातार 5वें महीने महंगाई बढ़ी है, मतलब ब्याज दरों में कटौती की संभावनाएं कम होती जा रही हैं। बुरी खबर यही खत्म नहीं होती, रिजल्ट सीजन का आगाज भी काफी बुरा रहा और देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस के नतीजों ने भी एक बड़ा झटका दिया है। इधर बाजार में भी कोहराम थमने का नाम नहीं ले रहा है। निफ्टी 20 महीने के निचले स्तर पर लुढ़क गया है। निफ्टी ने भी आज अपना कारोबार के दौरान 7,500 का स्तर तोड़ दिया। आगे आरबीएस ने भी चेतावनी जारी कर कहा है कि निवेशक 2008 जैसे भारी संकट के लिए तैयार हो जाएं। इधर क्रूड का भी हाल बेहाल है। तो इतनी सारी बुरी खबरें आज एक साथ। सबसे पहले अगर हम बात करें जहां निराशा हुई वो है ग्रोथ के नंबर। ग्रोथ की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। नवंबर में आईआईपी ग्रोथ -3.2% हो गई है, जबकि अक्टूबर में ये 9.8% थी। डबल झटका यह है कि महंगाई ने फिर से सिर उठाना शुरू कर दिया है। हमारी सहयोगी हजदा सावंत अब हमारे साथ हैं, उनसे हम समझेंगे ये सारी बातें। हजदा, काफी खराब ग्रोथ के आंकड़े आए, इनका मतलब क्या निकाला जाए? इकोनॉमी के लिए कितना बड़ा झटका है ये? एक झटका जरूर है ये आंकड़े, क्योंकि बाजार बिल्कुल उम्मीद नहीं कर रहा था कि -3.2% का यह आंकड़ा देखने को मिलेगा, जहां पर पिछली बार ये 9.8% था। गिरावट आएगी, धीमापन आएगा, एट द मोस्ट 1 से 1.5% की गिरावट की बाजार उम्मीद कर रहा था, लेकिन ये नेगेटिव नंबर्स आए हैं। और सबसे ज्यादा परेशानी हुई है मैन्युफैक्चरिंग में, क्योंकि वहां पर आंकड़ा -4% से ज्यादा का है, जहां पर पिछले साल इसी टाइम पर 4.7% का था। कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स में हमने देखा है गिरावट देखने को मिली है। कैपिटल गुड्स का भी प्रदर्शन इस बार बेहद खराब रहा है। अब जानकार कह रहे हैं ये जो महीना है इसमें दिवाली आती है, तो ये भाप पाना बहुत मुश्किल है कि एक्चुअल प्रेडिक्शंस क्या होते हैं, इसीलिए कुछ असर होगा। और साथ ही दिवाली की छुट्टियों पर भी मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन इन नंबर्स पे शायद अरविंद सुब्रमण्यम इस वक्त कुछ बोल रहे हैं, सीधे ले चलते हैं, दर्शकों को सुनाते हैं। Last year, so broadly the trend seems to be upwards, but we have to be aware of the fact that although consumer durables did well, investment goods did not do so well. So broadly what I feel is that the data are consistent with what we said in the mid-year analysis. That is that the economy is probably recovering, but it's sending mixed messages, mixed signals. Some good, some scope for improvement. But also remember that on the other hand, the December indirect tax revenues numbers were also quite robust. So even if you stripped out the new measures, revenue growth was about 10.6%. So again, mixed messages, and but that's how the economy is, and broadly consistent with what we said in the mid-year economic analysis.
And then of course there was the inflation number that came in that is also higher. Yeah, higher. But remember that was also affected quite by the pulses. Prices increased by some 45%, even more than 45%. That obviously had an impact as well. But I think on the inflation front, looking ahead, there's probably some good news because oil prices have come down even further. So, I think broadly we expect some cushioning of inflation, moderation of inflationary pressures because of the oil price effect going forward. तो मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम बोलते हुए कि कोई सरकार के लिए जो आशंका उन्हें थी या जैसा उन्होंने सोचा था लगभग उसी लाइन पर चीजें आई हैं। हालांकि मान रहे हैं कि मिक्स सिग्नल है इकोनॉमी के लिए, और जहां तक इन्फ्लेशन की बात है उस पर भी बोल रहे हैं कि दाल एक बड़ा कारण रही है, जो नंबर आपको थोड़े बढ़ते हुए दिखाई दिए। लेकिन दूसरी तरफ कच्चे तेल की भी बात कर रहे हैं कि वहां से सहारा मिला है। तो सरकार बहुत ज्यादा अचंभित नहीं है हर्षदा इन नंबरों को लेकर, क्या कहेंगे आप? जी हाँ, क्योंकि जैसे कुछ जानकार पहले भी कह रहे थे और ये मैं मेंशन कर रही थी विपिन कि क्लियरली दिवाली के चलते और साथ ही चेन्नई में जो बाढ़ आई थी उससे मैन्युफैक्चरिंग पर काफी ज्यादा असर पड़ा है। आधे दफ्तर, आधी फैक्ट्रीज बंद थी। चेन्नई की बाढ़ की वजह से भी मैन्युफैक्चरिंग पर असर पड़ता हुआ दिखाई दिया है और यहां पर उम्मीद लोगों की है कि अगले महीने से इसमें कुछ सुधार बनता हुआ दिखाई देगा। जहां तक महंगाई की बात है, दालों में मैं ये डेटा पढ़ रही थी कि पिछले महीने 46.2% का आंकड़ा था, इस बारी 49.92% का आंकड़ा रहा है। हल्की सी कमी जरूर हुई है उन प्राइसेस में, लेकिन अभी चिंताजनक है। साथ ही देखिए फल और सब्जी, हम उम्मीद कर रहे थे कि जैसे जैसे यहां पर विंटर शुरू होता है ज्यादा सप्लाई बढ़ती है, वो हुआ नहीं है। तो वहां पर अभी भी महंगे दाम है, तो उसकी चिंता बनी हुई है। राइट, चलिए तो ग्रोथ का आंकड़ा थोड़ा बुरा, लेकिन अभी हमने अरविंद सुब्रमण्यम को सुना। सरकार ने माना कि है एक मिक्स सिग्नल है, लेकिन उतनी चिंता उन्हें नहीं है। उनको उम्मीद है कि चीजें यहां से बेहतर होंगी। इधर बाजार की बात करें तो वहां भी गिरावट थमने का नाम नहीं ले रही है। बाजार हर रोज एक नए निचले स्तर को बना रहा है। आज निफ्टी ने इंट्राडे में 7,500 का एक अहम स्तर भी तोड़ दिया। ये निफ्टी का 18 महीने का निचला स्तर है। सेंसेक्स भी 20 महीने के निचले स्तर पर लुढ़क चुका है। हर्षदा, बाजार में ये क्या हो रहा है? क्या चीन की चिंता हावी है या फंडामेंटल्स में ये अब दिक्कत नजर आ रही है? भारतीय फंडामेंटल्स को लेकर कोई चिंता नहीं है। विदेशी बाजारों में लगातार हमने देखा बिकवाली हो रही है और उसी का झटका भारत को भी लग रहा है। साथ ही देखिए, क्योंकि इमर्जिंग मार्केट्स में चाइना का प्रदर्शन खराब हो रहा है, तो जहां पर लोगों ने पैसा लगाया है वहां से एग्जिट हो रहे हैं। इसीलिए एफआईआईज की ओर से भी भारी भरकम बिकवाली के आंकड़े आए हैं। आज भी आप देखेंगे, चाहे वो मिड कैप शेयर हो, स्मॉल कैप शेयर, बिकवाली का दबाव देखने को मिला। लेकिन ज्यादा मार आज बैंकिंग काउंटर्स और बैंक निफ्टी को पड़ती हुई दिखाई दी। यहां पर आप देखेंगे जो नतीजे आए हैं वो फेडरल बैंक, इंडसइंड बैंक के बेहद खराब थे, तो स्टॉक्स में बिकवाली हावी थी। बाकी स्टॉक्स में भी काफी ज्यादा नुकसान। पीएसयू बैंक्स में हमने देखा वैसे भी बहुत खस्ता हाल है। इसके अलावा टेलीकॉम शेयरों की भी धुलाई हुई, खासतौर से रिलायंस कम्युनिकेशन आज ज्यादा पिटा है। वो शेयर टॉप लूजर्स में ये शामिल था, 4% से ज्यादा का नुकसान इसमें। मेटल्स में भी, और चीन का फैक्टर यहां पर सीधा आता है, जहां पर हम देख रहे हैं लगातार बिकवाली का दबाव बढ़ता हुआ। साथ ही साथ कच्चे तेल में हमने देखा भारी भरकम गिरावट, और स्टैंडर्ड चार्टर्ड कह रहा है कि $10 तक भाव आएंगे तो केन इंडिया, ओएनजीसी जैसे स्टॉक्स के लिए एक बहुत बुरी खबर है। दूसरे काउंटर जिन्होंने बाजार को नीचे खींचा उसमें अल्ट्राटेक, टाटा मोटर्स और टीसीएस जैसे स्टॉक शामिल थे। टीसीएस नतीजों से पहले से ही यहां पर बिकवाली आना शुरू हो गई थी। हालांकि कुछ सहारा विप्रो, एमएनएम, एनटीपीसी जैसे काउंटर से जरूर मिला। मिड कैप काउंटर्स में आप देखेंगे जो रेलवे रिलेटेड कंपनियां थी वहां पर सिमको का परफॉर्मेंस काफी अच्छा, ओम मेटल प्रोजेक्ट्स में अच्छी तेजी, लेकिन यूनिटेक में हमने देखा भारी भरकम गिरावट। जी हर्षदा, बहुत शुक्रिया इस मार्केट अपडेट के लिए। देश की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी टीसीएस ने लगातार छठी तिमाही कमजोर नतीजे पेश किए हैं। आज तीसरी तिमाही के नतीजे पेश करते हुए कंपनी ने 6,109 करोड़ रुपए का मुनाफा दिखाया। पिछली तिमाही में यह आंकड़ा 6,055 करोड़ रुपए था। इस दौरान कंपनी की आय 27,165 करोड़ रुपए से बढ़कर 27,364 करोड़ रुपए रही। कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन 26.57% रहा। हालांकि टीसीएस की डॉलर आय अनुमान से कम रही है। अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में कंपनी की डॉलर आय 414.5 करोड़ डॉलर रही, जो पिछली तिमाही में 416 करोड़ डॉलर थी। बाजार को 418 करोड़ डॉलर कमाई का अनुमान था। चलो, हमारे सहयोगी आशीष वर्मा अब हमारे साथ जुड़ गए और ज्यादा डिटेल्स के साथ। आशीष, टीसीएस के नतीजे जो रहे वो निराशाजनक हैं। काफी यहां पर उम्मीद थी, लेकिन कहां से दबाव बनता दिखा कंपनी के ऊपर?
बेहद कमजोर नंबर्स आए हैं। ध्यान रखें, हम इससे पहले आज सुबह से हाईलाइट कर रहे थे कि लगातार 5 तिमाहियों से इस कंपनी ने डिसअपॉइंट करा है। अब एक और तिमाही आप इसमें जोड़ लीजिए, ये लगातार छठा क्वार्टर है जब बाजार उम्मीद से कमजोर नंबर्स इस कंपनी ने डिलीवर करे हैं। इनफैक्ट स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रही थी कि एक कमजोर तिमाही देखने को मिलेगी, क्योंकि इस कंपनी ने ऑलरेडी एक प्रॉफिट वार्निंग डाल दी थी जब वो चेन्नई के बाढ़ के बाद का अपडेट आया था। उसके बाद मोटा मोटी उम्मीद थी कि डॉलर आय में तिमाही दर तिमाही 3/4% की बढ़त देखने को मिलेगी। एक्चुअली डॉलर आय में 1/4% की डी ग्रोथ यानी कि दबाव पिछली तिमाही के मुकाबले देखने को मिल रहा है। तो ये एक दिक्कत की बात। और ध्यान रखें, डॉलर आय पे बाजार खास तौर पे फोकस करता है और यहीं पे सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है। और इसी को आप रुपए में आय में कन्वर्ट कर लीजिए। 1.5% के आसपास तिमाही दर तिमाही की बढ़त की उम्मीद थी, उसका आधा 3/4% के आसपास की बढ़त देखने को मिली है। मार्जिन में जैसी एक्सपेक्टेड था एक कॉन्ट्रैक्शन या एक दबाव देखने को मिल रहा है। मार्जिन 50 से 60 बेसिस पॉइंट्स तिमाही दर तिमाही कमजोर होते हुए नजर आ रहे हैं। तो टीसीएस में एक बार फिर से वो दबाव कंटिन्यू होता हुआ, नतीजों के लिहाज से फिर से डिसअपॉइंटमेंट। पर स्टॉक ने आज की कार्रवाई सत्र में ऑलरेडी अपने 52 हफ्तों के लोज को छू रखा है। मल्टीपल्स इस कंपनी के लगातार कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो देखना होगा प्राइस में किस तरह का रिएक्शन कल सुबह देखने को मिलता है। शुक्रिया आशीष। खराब नतीजों के बावजूद टीसीएस का मैनेजमेंट मार्जिन को लेकर भरोसा जता रहा है। वहीं टीसीएस मैनेजमेंट का कहना है कि अमेरिका वीजा फीस बढ़ाने का कंपनी पर खास असर नहीं पड़ेगा। In terms of long-term outlook on margin, there is no current immediate threat to that margin band. We continue to project that, and as and when things change on that, we will call that out. But as of now, we are fairly comfortable staying with that 26 to 28 band. Fundamentally, I've always maintained that till the jobs growth happens in all markets, you should factor in protectionist tendencies in different markets. And the visa fee hike is more a cost issue than a revenue issue. नतीजों के बाद टीसीएस के सीएफओ राजेश गोपीनाथन और एग्जीक्यूटिव वीपी अजयेंद्र मुखर्जी से खास बातचीत आप देख सकते हैं कल सुबह 8:45 सिर्फ सीएनबीसी आवाज पर। तो ये तो कुछ वो खबरें जो आज आई जो बता रही हैं कि क्या दिक्कतें हैं, लेकिन आने वाले दिनों में बाजार के हालात और खराब हो सकते हैं, क्योंकि दुनिया भर में महामंदी का संकट गहरा रहा है। ऐसा मानना है दिग्गज विदेशी बैंक और रिसर्च एजेंसी आरबीएस का। हमारे बैंकिंग एडिटर प्रदीप पंड्या हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, आरबीएस ने क्या चेतावनी दी है और ये कितनी गंभीर या कितनी बड़ी चेतावनी है? देखिए, आरबीएस ने एक महामंदी की चेतावनी दी है। उन्हें लगता है कि हर तरफ बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। एक डिफ्लेशनरी ईयर के तौर पे वो देख रहे हैं, जहां तमाम एसेट प्राइसेस में 2016 के दौरान हम गिरावट आते हुए देखेंगे। और अमेरिका और यूरोप के जो बड़े शेयर बाजार हैं उनमें 10 से 20% तक गिरावट की आशंका है। 20% की गिरावट आने का मतलब एक मंदी का मार्केट होता है अमेरिका और यूरोप में, और वैसे ही कुछ चेतावनी यहां पर आरबीएस की ओर से दी जा रही है। कच्चे तेल में जो गिरावट का रुख है, आरबीएस अब यहां पे $16 के टारगेट दे रहा है। तो हम $30 का लेवल छूते हुए आज नजर आए हैं, लेकिन यहां से भी आधा हो सकता है कच्चा तेल, ये संकेत आ रहे हैं। और इनका कहना है कि जो इन्होंने अपने तरीके से मेजर करने की कोशिश की है उस लिहाज से वही लेवल आते हैं। ओपेक पूरी तरह से शायद पहली बार इतिहास में बिल्कुल निष्प्रभावी हो चुका है, जब ओपेक की ओर से कोई भी कदम नहीं उठाया जा रहा है क्रूड की गिरावट को रोकने के लिए। और यही कारण है कि एक एक्सट्रीम कॉल आरबीएस की ओर से दी गई है। उनका मानना है कि केवल अच्छी क्वालिटी के बॉन्ड में बने रहना चाहिए, जो बहुत अच्छी कंपनियों के AAA रेटेड किस्म के अच्छे बॉन्ड हो, सरकारी बॉन्ड हो, उनमें आप बने रह सकते हैं। लेकिन उसके अलावा कहीं भी इस वक्त बचने की जगह नहीं दिखाई दे रही है। इनफैक्ट उनका मानना है कि अच्छी क्वालिटी के जो बॉन्ड है, चाहे वो अमेरिकन गवर्नमेंट के बॉन्ड हो या फिर जर्मन गवर्नमेंट के बॉन्ड हो यूरोप में, उनमें बहुत जबरदस्त मांग देखने को मिलेगी और वहां पर जो यील्ड है बहुत तेजी से आने वाले दिनों में गिरती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि फ्लाइट टू सेफ्टी नजर आएगा। दुनिया भर में कर्ज काफी बढ़ गया है और इस वजह से ये डिफ्लेशनरी साइकिल शुरू हो सकता है। चीन से जो गिरावट शुरू हुई है उसकी चपेट में एक के बाद एक दूसरे मार्केट्स और एसेट क्लासेस आते हुए नजर आएंगे, ऐसा आरबीएस का मानना है। और इनफैक्ट अमेरिकन फेडरल रिजर्व ने जिस तरह से रेट बढ़ाए हैं हाल के दिनों में, उस पर आरबीएस का ये कहना है कि चीन, माफ कीजिएगा, अमेरिका का सेंट्रल बैंक यानी फेडरल रिजर्व इस वक्त आग से खेल रहा है। ऐसा पहली बार देखने को मिला है कि ग्रोथ को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस ना होते हुए भी रेट बढ़ाने की कोशिश हुई है और ये महंगा पड़ सकता है। शुक्रिया प्रदीप।
प्रधानमंत्री मोदी को इनोवेटिव आइडिया देने के लिए बनाई गई सचिवों की 8 टीमों ने काम शुरू कर दिया है। इनमें से पहली टीम ने आज प्रधानमंत्री मोदी को अपना प्रेजेंटेशन भी दिया है। अब से कुछ देर पहले ही प्रेजेंटेशन खत्म हुआ है। इस प्रेजेंटेशन में क्या खास रहा, जानने के लिए अब हम चलेंगे दिल्ली, जहां मौजूद है हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय। तो लक्ष्मण, क्या प्रेजेंटेशन आज दिया गया और क्या बातें रखी गई प्रधानमंत्री मोदी के सामने? जिस उम्मीद या जिस पर्पस से इस टीम को बनाया है, क्या वो फुलफिल होता दिखेगा? मुझे लगता है कुछ हद तक इस मकसद को कामयाब रहा पहला प्रेजेंटेशन करता हुआ। और सबसे बड़ी बात यह रही कि सारे सचिवों में काफी ज्यादा उत्साह था, क्योंकि ये पहला ऐसा मौका था जब ऐसे किसी आइडियाज के ऊपर सचिवों का समूह प्रधानमंत्री के सामने प्रेजेंटेशन दे रहा हो। और खासतौर से तब जब प्रधानमंत्री खुद इतिहास में शायद पहली बार प्रेजेंटेशन दे चुके हैं, इसी बैठक से एक बैठक पहले, और उसके बाद सचिवों से उनकी राय मांगी थी। तो ये पहला प्रेजेंटेशन ऊर्जा संरक्षण यानी एनर्जी कंजर्वेशन को लेकर दिया गया था। इसमें ऊर्जा संरक्षण के 3 तरह के उपाय बताए गए। एक उपाय जो इमीडिएट है, तत्काल लागू किए जाने चाहिए 1 साल के भीतर। दूसरे उपाय बताए गए मीडियम टर्म, जो कि 3 साल में लागू किए जाने हैं। और एक लॉन्ग टर्म उपाय बताए गए जो कि लंबे समय में इसे लागू किए जाना है। तो सबसे ज्यादा जोर इस बात पर रहा पूरे प्रेजेंटेशन में कि ऊर्जा संरक्षण अगर करना है आपको, तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को पूरी तरह से एनर्जी सेक्टर में लागू करना पड़ेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यहां पर यह सुझाई गई कि ऊर्जा संरक्षण को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाना बहुत जरूरी है, जिसको लेकर हम काफी कम इस पर अभी तक ध्यान दे पा रहे थे। इसको काफी ज्यादा जोर दिए जाने की जरूरत है। तो इस तरह कुछ इनोवेटिव आइडियाज वहां पर दिए गए। और इसके बाद 7 और बचे हुए ग्रुप है जिनका प्रेजेंटेशन होना है। जी लक्ष्मण, बहुत शुक्रिया फिलहाल ये अपडेट हमें देने के लिए। तो अभी 7 ग्रुप और बचे हैं जिनके प्रेजेंटेशन आने वाले हैं, और ये ग्रुप कुछ क्रांतिकारी देंगे, इस तरह की उम्मीद में इनका निर्माण किया गया। अब देखना यह कि जब ये सुझाव आएंगे और उन पर अमल शुरू होगा तो क्या परिवर्तन देखने को मिलते हैं। बहरहाल आपके लिए एक बेहद काम की खबर, शॉप क्लू पर बम्पर खरीदारी और सिर्फ 2.5 घंटे बचे हैं, 1 रुपए में सामान मिल रहा है। लेकिन पूरा डिटेल सुनना है तो जरूर लौट कर आइए ब्रेक के बाद। और अब बात करेंगे बजट की तैयारियों की। बजट से पहले आज वित्त मंत्री ने बैंकिंग सेक्टर के दिग्गजों से मुलाकात की है। इस मुलाकात में टैक्स की सीमा को बढ़ाने की मांग की गई है। बैंकिंग दिग्गजों का मानना है कि लिमिट को कम से कम 3 लाख तक किया जाना चाहिए। इसके साथ ही एफडी में जो लॉक इन पीरियड कम से कम 5 साल का है, उसे भी 1 साल का किया जाना चाहिए। इकोनॉमी में बढ़ोतरी करने के लिए, इकोनॉमी में लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी करने के लिए जो ये सेविंग्स है हमारी, जो बचत पे जो हमारा बेनिफिट है लोगों को बढ़ाने के लिए, जो 30% हो गया है और 37% होता था 2008 में, तो इसके लिए काफी एक इंसेंटिव्स बनने चाहिए। एक टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट जो अभी 2.5 लाख की है, उसको कम से कम 3 लाख या 3.5-4 लाख पे करना चाहिए। उसके साथ साथ बैंक डिपॉजिट्स को बढ़ाने के लिए, इंक्लूजन को बढ़ाने के लिए ये जरूरी है कि ये जो फिक्स्ड डिपॉजिट का 5 साल का ये लॉक इन है, इसको 5 साल से 1 साल तक करें। बजट के लिए आम आदमी हो या इंडस्ट्री, सभी ने अपनी विश लिस्ट तैयार कर ली है। इसी सिलसिले में आज सामाजिक संस्थानों ने वित्त मंत्री अरुण जेटली से मुलाकात की। सामाजिक संस्थानों की मांग है कि सरकार स्वास्थ्य पर होने वाले खर्च को दोगुना करे। वहीं तंबाकू और शराब पर दोगुना टैक्स लगाने की मांग रखी गई है। इस साल बारिश कम होने से परेशानियां बढ़ गई हैं, इसलिए सामाजिक संस्थानों ने मनरेगा के लिए 5,000 करोड़ रुपए और देने की मांग की है। साल 2015-16 के बजट में वित्त मंत्री ने मनरेगा के लिए 34,000 करोड़ रुपए दिए थे। इसके बाद अतिरिक्त 8,000 करोड़ की राशि और दी गई थी। सामाजिक संस्थानों ने जीडीपी का 10% शिक्षा पर खर्च करने का प्रस्ताव रखा है। साथ ही बुजुर्गों और विधवाओं की पेंशन बढ़ाने की भी मांग की गई है। एक्साइज ड्यूटी टोबैको पर काफ़ी बढ़ना चाहिए। पिछले यूनियन बजट में और उससे पहले के सक्सेसिव यूनियन बजट में बीडीज पर ज़्यादा टैक्स नहीं बढ़ा है, हार्डली कोई टैक्स बढ़ा है। इसके मुकाबले स्टेट्स में फिर भी वैल्यू एडेड टैक्स पर कुछ बढ़ोतरी हुई है। तो हमारा सजेशन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से ये था कि इस यूनियन बजट में बीडीज के टैक्सेशन को इंक्रीज करें। हमने ज़्यादा सामाजिक सुरक्षा के ऊपर पेंशन बुजुर्ग लोगों के लिए देने के लिए और विधवा पेंशन बढ़ाने के लिए
जिक्र किया है। इसके अलावा हम लोगों ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो बढ़ाने के लिए, और हेल्थ बजट में जो नेशनल प्रोग्राम था एल्डरली के लिए उसमें काफी कटाव लास्ट ईयर हुआ है, वो कटाव को रेस्टोर करने के लिए और 3000 करोड़ मांगा है। पठानकोट हमले में पाकिस्तान को सौंपे गए सबूतों पर अभी भारत को कार्रवाई का इंतजार है, ये कहना है गृहमंत्री राजनाथ सिंह का। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने पुख्ता कार्रवाई का भरोसा दिया है, ऐसे में उस पर अभी शक करने की कोई वजह नहीं है। मैं समझता हूं कि इसके संबंध में अभी आप प्रतीक्षा कीजिए, और चूंकि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने आश्वस्त किया है तो उस पर अविश्वास करने का कोई कारण अभी नहीं है, अभी नहीं। अब इसके बारे में जो कुछ भी होगा उचित समय पर ही फैसला लिया जाएगा। पाकिस्तान ने आश्वस्त किया है और अभी मीडिया के माध्यम से भी जानकारी मिली है, कुछ उन्होंने कदम भी उठाए हैं। मैं समझता हूं कि हम सभी को उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने एक बार फिर से दोनों देशों के रिश्तों में तनाव बढ़ाने वाली बात कह डाली है। पठानकोट हमले में भारत की ओर से पाकिस्तान पर कार्रवाई का दबाव बनाए जाने पर मुशर्रफ ने कहा है कि पाकिस्तान कोई छोटा देश नहीं है जो किसी के दबाव में आए। हम भी कोई छोटा मुल्क नहीं है, हम भी हमारे पास भी ताकत है, तो ये मत दिखाएं, रोब ना दिखाएं, इधर करें फॉरेन सेक्रेटरी लेवल टॉक्स। वो पठानकोट के इशू को देखेंगे, वो यहाँ से काफी पॉजिटिव यहाँ से हुकूमत ने जवाब दिए हैं तो वो कर रहे हैं, तो आप क्यों उसको कह रहे हो फॉरेन सेक्रेटरी लेवल, मतलब आर यू थ्रेटनिंग अस? ऑनलाइन शॉपिंग कंपनियां डिस्काउंट देने में कभी कंजूसी नहीं करती हैं, लेकिन शॉपक्लूज ने ऑफर के मामले में सभी पोर्टल्स को पीछे छोड़ दिया है। shopclues.com पर फिलहाल मेगा सेल चल रही है जिसमें आपको कई चीजें सिर्फ ₹1 में मिल रही हैं। डिटेल्स बताने के लिए अब हमारे साथ हैं संवाददाता प्रज्ञा सिंह। प्रज्ञा, शॉपक्लूज पर ये जो ऑफर है ₹1 वाला, क्या वाकई चीजें ₹1 में मिल रही हैं और इसके पीछे क्या कुछ और छुपे हुए चार्जेस तो नहीं है? shopclues.com पर जो सेल चल रही है उसे फ्री की सेल बुलाया जा रहा है, क्योंकि इस सेल के तहत जो भी आइटम बिक रहे हैं वो सिर्फ ₹1 के हैं। अगर आप डिस्प्ले प्राइस देखें तो आपको आइटम ₹1 के दिखेंगे, क्योंकि आपको 100% ऑफ मिल रहा है। लेकिन जब आप असल में आइटम खरीदने जाते हैं तो आपको पता चलता है कि आपको शिपिंग चार्जेस भी देना पड़ेगा। शिपिंग चार्ज प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट डिपेंड करेगा, जैसे कि 50 से 60 रुपए तक आमतौर पे आपको शिपिंग चार्ज देना होगा। अगर आप प्रोडक्ट की कैटेगरी देखें जो कि सेल में बिक रहे हैं तो ये हाउस होल्ड से लेके इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, साथ ही साथ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं। हालांकि इसमें ब्रांडेड प्रोडक्ट्स बहुत ही कम हैं। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में कुछ ईयरफोन्स, वॉचेस और कुछ कॉस्मेटिक्स ही आपको ब्रांडेड नजर आएंगे। ये सेल आज रात के सिर्फ 12 बजे तक ही ऑन है, यानी कि चंद ही घंटे बाकी हैं। साथ ही साथ टर्म्स एंड कंडीशंस की बात करें तो अगर आपने सेल से कोई भी आइटम खरीद लिया तो आप उसे वापस नहीं कर सकते, और एक टाइम पे एक कस्टमर सिर्फ 3 ही प्रोडक्ट्स इस सेल से खरीद सकता है। तो ये जरूर कह सकते हैं कि ये कोई बहुत बड़ी सेल नहीं है, इसमें बहुत बड़ी चीजें तो नहीं बिक रही हैं, लेकिन ये अपने आप में एक पहल है कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने का। शुक्रिया प्रज्ञा। अब बात क्रिकेट की। ऑस्ट्रेलिया में पहले वनडे में भारत हार गया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए आज भारत ने शानदार 310 रन बनाए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने बेहद आसानी से स्कोर को पार कर लिया। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ और जॉर्ज बेली ने भारतीय गेंदबाजों की आज जमकर धुनाई कर डाली और 5 विकेट से मैच को अपने नाम कर लिया। स्मिथ ने 149 रन बनाए तो बेली ने 112 रन ठोके। इससे पहले रोहित शर्मा और विराट कोहली ने भी ऑस्ट्रेलिया में रिकॉर्ड 207 रनों की साझेदारी की। रोहित शर्मा ने 171 रन की नाबाद पारी खेली, लेकिन खराब गेंदबाजी की वजह से टीम इंडिया मैच बचा नहीं पाई। टीम इंडिया के कप्तान धोनी ने खराब गेंदबाजी को हार की वजह बताया। इसके साथ ही उन्होंने डीआरएस पर भी बहस को हवा दे दी है। We need to push the umpires to take the right decision, and you have to see, how many 50-50 decision doesn't go in our favor, and it always happens, that you have to take it. But I'm still not convinced about DRS. एसयूवी में स्पोर्ट्स कार की तरह रफ्तार चाहने वालों की मर्सिडीज ने अपनी GLE 450 AMG कूपे को लॉन्च कर दिया है। इसकी मुंबई में शोरूम कीमत है 86,40,000 रुपए। दिखने में कार कूपे लगती है, लेकिन GLE 450 AMG एक हाई परफॉर्मेंस एसयूवी है जिसे कूपे कार की तरह लुक दिया गया है। इसमें 3 लीटर का पेट्रोल इंजन लगा है जो
67 bhp का पावर जनरेट करेगा और ये पावर 9 स्पीड ऑटोमेटिक गियर के सहारे पहियों में रफ्तार देगा। तभी तो GLE करीब 6 सेकंड में ही आपको 100 किलोमीटर की रफ्तार पकड़कर दे देगी। ऑफ रोडिंग के दौरान किसी तरह की दिक्कत ना आए, इसलिए इसमें 21 इंच के टायर्स दिए गए हैं। Plan for this year is that in addition to the GLE AMG Coupe that we just launched, we will launch another 11 vehicles in this marketplace. CNBC आवाज कल 11 साल का हो जाएगा और इस मौके पर 11 दिग्गज आवाज पर मौजूद रहेंगे, तो जरूर आप भी रहिए कल हमारे साथ CNBC आवाज पर और मनाइए हमारे साथ हमारी बर्थडे। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।